बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 11। और आज का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इस चैप्टर का पहला लेक्चर पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहला जो लेक्चर आज हम स्टडी करेंगे उसकी हेडिंग है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर जी, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ये टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखा हुआ भाईजान। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम शॉर्टकट में GOC कहते हैं, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझना चाहता है उसको चाहिए कि ये मेरा आज वाला पहला लेक्चर अच्छी तरह से समझ ले और इसके नोट्स भी बना ले, तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। जी जनाब, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वही जो मैंने हेडिंग दी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम 6 से 7 पॉइंट हैं जिनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है काउंटिंग। सर जी, वो तो हमें आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, वो वाली काउंटिंग हमने यहाँ पर नहीं पढ़नी। अच्छा, तो फिर कौन सी काउंटिंग पढ़नी है? भाई मिस पढ़ाया करती थी ना 1 2 3, इंग्लिश में, उर्दू में 1 2 3, अरबी में वाहिद दोम सोम। इसी तरह हर जुबान में काउंटिंग अलग अलग है। तो केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी अपनी एक काउंटिंग है, और वो काउंटिंग को हम अल्क काउंटिंग कहते हैं, ALK। और ये काउंटिंग डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की जो तादाद है उसी से हम ये काउंटिंग सीखा करते हैं। तो कैसे सीखेंगे आओ जरा मैं आपको बताता हूँ। ये जो है, अगर जो है ना मेरे बेटे, कार्बन हो एक कार्बन अगर हो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है केमिस्ट्री में मैथ। क्या बोला जाता है? मैथ। ये काउंटिंग है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। और फिर इसी तरह से 3 कार्बन को बोलते हैं बिप्रोप, ठीक है। और 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट। और कार्बन 5 अगर हो तो इसे बोलते हैं पेंट। और अगर कार्बन 6 हो इसे कहा जाता है हेक्स। 7 वाले को बोलते हैं हेप्ट और 8 वाले को बोला जाता है ऑक्ट। आपने इनको तैयार करना है। 9 कार्बन वाले को नॉन कहते हैं और 10 कार्बन वाले को डेक कहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर हैं। खैर, तो ये काउंटिंग 10 तक आपको आनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। इसके बगैर हमारा गुजारा ही कोई नहीं है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। सही है ना? ये आपने तैयार करनी है। अब आगे देखिएगा, इस चैप्टर का नाम क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर का नाम है। आपको पता है ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सिंपलेस्ट मतलब सादा तरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इनसे सिंपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। तो हाइड्रोकार्बन्स जो कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्लस हाइड्रोजन हो बस, और कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आपने इनकी कुछ किस्में पढ़ी हैं अपनी 10th क्लास में। अल्केन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? हाँ, अल्कीन, कीन, ओके। और एक पढ़ी है अल्काइन। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ी है सर जी। अल्केन क्या होते हैं? कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो उन्हें अल्केन कहते हैं। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो उन्हें अल्कीन कहा जाता है। मतलब 100 कार्बन की चेन है और उसमें सिर्फ एक बार भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसको अल्कीन कहेंगे। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसे अल्काइन का नाम देंगे, ठीक है। तो आइए जरा आगे चलते हैं। यार बेटे, अब हमारे पास ना एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक। देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। सही। हमें कहा गया कि आपने इसका नाम रखना है।
तो हम इसका नाम कैसे रखेंगे? पहले तो हम इसके ना हाइड्रोजन पूरे करेंगे। इसके साथ आएंगे 3 हाइड्रोजन, इसके साथ आएंगे 2 हाइड्रोजन, इसके साथ आएंगे 3 हाइड्रोजन। यार तुम्हें कैसे पता चला कि कहां पर 2 कहां पर 3? वो मैं आपको बताता हूं। ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है मेरे बेटे, ये कार्बन होता है मुसलमान मर्द। मुसलमान मर्द हैं, हाँ भी क्यों, कैसे? मुसलमान मर्द को अल्लाह ने और उसके रसूल ने 4 शादियों की इजाजत दे रखी है, ठीक है। तो कार्बन भी एक वक्त में 4 बॉन्ड बनाकर रहता है, 1 2 3 और 4। कार्बन को हम टेट्रावैलेंट कहा करते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब जिसकी 4 वैलेंसियां होती हैं, ठीक है। टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। अब जरा समझिएगा, ऊपर वाला जो कंपाउंड मैंने लिखा था उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ठीक है। अब आपने इसके साथ हाइड्रोजन लगाने हैं, तो कैसे हाइड्रोजन लगाओगे भाई? हर कार्बन ने ना 4-4 बॉन्ड बनाने हैं। ये कार्बन है, इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, और कितने कम हैं? 3 बॉन्ड कम हैं, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें, 1 2 3। इस कार्बन को देखें तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसको और 2 बॉन्ड चाहिए, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दें, एक ऊपर एक नीचे। इस कार्बन को देखें तो इसने फिलहाल 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसको भी क्या चाहिए? और 3 चाहिए, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। समझ गए ना? तो इसीलिए इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ऐसे ही, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक हो गया सर, हमें ना इसका नाम रखना है, तो हम इसका नाम कैसे रखेंगे? बेटा जानी, नाम रखने का सबसे पहला असूल ये है कि आपने कार्बन की तादाद को काउंट करना है। कार्बन की तादाद को कैसे काउंट करेंगे? देखो 1 2 3, कितने कार्बन है इस चेन में? 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन का नाम क्या है? 3 कार्बन की अल्क काउंटिंग क्या है? प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोप। लिख दिया सर जी, प्रोप लिख दिया। ओके, इस प्रोप को बोला जाता है पेरेंट नेम भी कहते हैं इसे। अब क्या करना है? अब जनाब देखें आगे, इस प्रोप के आगे आपने सफिक्स ऐड करना है। ये सफिक्स क्या होता है? ये देखें, ये 3 चीजें होती हैं। एक होता है लफ्ज प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, सही। एक लफ्ज होता है सफिक्स, ओके। और एक लफ्ज होता है पेरेंट, पेरेंट नेम, ठीक है। पेरेंट नेम, या इसको रूट नेम भी कहते हैं, या इसको नंबर ऑफ कार्बन एटम भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो ये पेरेंट नेम, मतलब ये प्रोप जो मैंने लिखा है, दिस इज द पेरेंट नेम। इस चेन का पेरेंट नेम कौन है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब इसमें 3 कार्बन एटम है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रोप। प्रोप का मतलब होता है 3, सही। अब इस नाम के बाद, यानी इस पेरेंट नेम के बाद, इस जगह पर जो चीज मैं लगाऊंगा उसे बोलेंगे सफिक्स, यानी नाम के बाद आने वाली चीज को क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। और इससे पहले जो मैं चीज लगाऊंगा, प्री यानी प्रोप से पहले जो चीज मैं लिखूंगा, यानी नाम से पहले, ठीक है, नाम से पहले, पेरेंट नेम से पहले, वो होगा प्रीफिक्स, सही। आगे आपने यहां पर जो सफिक्स ऐड करना है वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हम ये देखेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में कौन सा बांड है, मतलब सिंगल बांड है, डबल बांड है, या ट्रिपल। तो हमें नजर आ रहा है इधर पूरे सिंगल बांड है। तो अगर सिंगल बांड हो तो नाम के आखिर में, यानी इस पेरेंट नाम के आखिर में आप ऐड करते हैं ANE, प्रोपेन। समझ आई नहीं आई? यस सर, समझ आ रही है। यानी ये प्रोप, ये अल्क की जगह आ गया है, ये सारे अल्क है ना, हाँ। और ये जो ANE आया है, ये यहां पर आ गए। हम इसको सफिक्स भी कह सकते हैं कि ये प्रोप के बाद लिखा हुआ है। तो इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या बन गया? प्रोपेन। क्या नाम बन गया? प्रोपेन। समझ आई? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल आपके सामने कोट करते हैं। ये है कार्बन, ठीक है, इसके साथ हैं 4 हाइड्रोजन, सही। अब आपने इसका नाम रखना है। कैसे रखोगे? बेटा जानी, कार्बन की तादाद काउंट करो, कितने कार्बन हैं? सिर्फ 1 कार्बन है। एक के लिए काउंटिंग आपको क्या बताई है? मैथ बताई है। ये तो आ गया मैथ। अब मैथ के बाद आपने लिखना है, या तो ANE लिखना है, या तो ENE लिखना है, या तो YNE लिखना है,
तो इधर आप देखें कौन से बांड हैं, सिंगल बांड, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, 4 हाइड्रोजन हैं, वो इस तरीके से कार्बन के गिर्द एक एक बांड बनाकर रह जाएंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे फिर, क्योंकि सिंगल बांड है तो इसलिए आप लिखोगे ANE, तो इसका क्या नाम बन गया, मीथेन। इस तरह से नाम रखे जाते हैं। जरा थोड़ा सा आगे चलें, कुछ एग्जांपल और आपको पेश करता हूं। ये आपके पास कार्बन, सिंगल बांड कार्बन, सही है, तो इसके साथ आपने हाइड्रोजन लगाने हैं, इधर भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इधर भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे। हमने इसका नाम रखना है, सबसे पहले कार्बन की तादाद काउंट करो, इसमें 2 कार्बन है, 2 के लिए हमें काउंटिंग क्या पड़ी, एथ, ये देखो एथ, ठीक है, एथ हो गया। बांड कौन सा है कार्बन और कार्बन के दरमियान, सिंगल बांड है, तो नाम के आखिर में क्या लिखोगे, ANE, ईथेन, ये इसका नाम है। समझ आ रही है ना जी सर। सर जी जरा आगे चले, थोड़ा आप डबल और ट्रिपल बांड वाली भी कोई एग्जांपल दे दें। तो बेटा जानी मैं अब आपको डबल बांड वाली एग्जांपल दे रहा हूं। ये कार्बन, डबल बांड कार्बन, सिंगल बांड कार्बन, सिंगल बांड कार्बन। आप इसके हाइड्रोजन पूरे कीजिए। इस कार्बन ने 2 बांड बनाए हुए हैं और इसे 2 चाहिए, इसलिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने 3 बांड बनाए हुए हैं, 1 2 3, इसलिए इसको एक और हाइड्रोजन चाहिए। आगे लगाएं या पीछे, आपकी मर्जी। इस कार्बन ने 2 बांड बनाए हुए हैं, इसको और 2 चाहिए, इसलिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन ने 1 बनाया हुआ है, इसलिए इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइए इसका नाम रखते हैं। अच्छा, मेरे कमेंट करते हैं बच्चे, कुछ नए बच्चे जो हमसे रेगुलर नहीं पढ़ते, वो कहते हैं ऐसे लेक्चर सुना, सर जी ज्यादा ओवर ना हुआ करें, सर जी ज्यादा ओवर एक्टिंग ना किया करें। मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, जिसको नहीं पढ़ना वो ना पढ़े, हैं। मैं उनके लिए अपना तरीका तो नहीं बदलूंगा, मैं जिस फ्लो से पढ़ाता हूं मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, मेरी अपनी आदत है, मेरा अपना तरीका है। जनाब देखिएगा, ये आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले सर हमने इसका नाम रखना है, सर हमें इसका नाम रखना नहीं आता। भाई मैं जो हूं, अभी मैंने क्या बताया कि नाम रखने के लिए आपने कार्बन की तादाद काउंट करनी है, सबसे पहला काम। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए काउंटिंग क्या है, बट ना ब्यूट, ब्यूट, जी हाँ, इसको लिखो ब्यूट, लिख दिया सर, ब्यूट लिख दिया, ब्यूट लिख दिया, ओके ओके। अब आपने आगे देखना है कि इस पूरे कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड है, जी हाँ, इस कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो आप इसका जो सिंपल या कॉमन नेम लिखेंगे वो लिखेंगे ब्यूटीन, सही है। वैसे इसमें थोड़ी चेंजिंग आएगी आगे चल के जब हम प्रॉपर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि इसको ब्यूटीन कहते हैं। ओके नेक्स्ट, जरा आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। एक और एग्जांपल, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर भी 1 हाइड्रोजन आएगा, 1 इधर हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड ये हैं, चौथा ये, चौथा ये। अच्छा इसका नाम रखना है, कितने कार्बन हैं, 2, 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो YNE, इथाइन, सही है सर, जी जी जनाब। कुछ बातें और भी हमने सीखनी है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। वैलेंसी कहते किसको हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। तो इसमें आपने ना कुछ कंपाउंड्स की वैलेंसी याद रखनी है, जैसे हाइड्रोजन हो या फिर हेलोजन हो, हेलोजन X लिख देता हूं, यानी हेलोजन की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आ सकते हैं। हाइड्रोजन या हेलोजन ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, ओनली 1 बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम इनको मोनोवैलेंट एटम्स कहा करते हैं। मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है ना मेरे बेटे, ये 2 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, बस 2 बॉन्ड। तो इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को हम बोला करते हैं डाईवैलेंट, यानी 2 बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, वैसे 5 भी बना सकता है नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 बॉन्ड भी बनाता है, मगर ज्यादातर नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए हम इसको ट्राईवैलेंट भी कह सकते हैं। ओके, और आए अपने प्यारे कार्बन की बात करते हैं। कार्बन जनाब ये तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम कार्बन को टेट्रावैलेंट कहा करते हैं, 4 बॉन्ड बनाने वाला, बस ये याद रखना है। और एक बात और भी आपको पढ़ाई हुई है कई दफा, वेरिएबल वैलेंसी किसे कहते हैं, एक से ज्यादा वैलेंसी रखने वाले को हम वेरिएबल वैलेंसी वाला एटम कहेंगे। जैसे सल्फर है, सल्फर जनाबे वाला 2 बॉन्ड भी बना सकता है,
4 बॉन्ड भी बना सकता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है। सही है। अब हम आगे चलते हैं और तीसरे नंबर पर कुछ और चीजें पढ़ते हैं। वो कुछ और चीजें क्या हैं? वो हैं स्पेशल ग्रुप्स। सर ये स्पेशल ग्रुप्स क्या होते हैं? आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं। देखें, मेरे पास ना अल्केन होते हैं, अल्केन। अल्केन, सर अल्केन कैसे लिखते हो आप? देखो अल्केन, देखो अगर तो एक कार्बन है, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मेथ बोलूंगा। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मीथेन, एक कार्बन वाले को। 2 कार्बन वाले को मैं क्या बोलूंगा? एथ। चूंकि इनमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो इसलिए इथेन। 3 कार्बन वाले को बोलूंगा प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, प्रोपेन। और 4 कार्बन वालों को मैं बोलूंगा ब्यूट, ब्यूट। ओके, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, ठीक है। 5 कार्बन वालों को मैं क्या बोलता हूं? पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, पेंटेन। सर वो तो ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, अब इनके साथ हाइड्रोजन को आप कैसे लगाते हो? अल्केन के, ये सारे अल्केन हैं, आपने 10th में पढ़े हुए, इन्हें होमोलोगस सीरीज कहते हैं अल्केन की, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन, डिकेन। हाँ, तो सर हाइड्रोजन कैसे लगाओगे? बड़ा आसान तरीका है। सिंगल बॉन्ड वालों यानी अल्केन के हाइड्रोजन लगाने का और तरीका है, डबल बॉन्ड वालों के हाइड्रोजन लगाने का और तरीका, और ट्रिपल बॉन्ड वालों का और। पहले मैं आपको सिंगल बॉन्ड वालों का समझाता हूं, देखें गौर से सुनिएगा। सिंगल बॉन्ड वालों का यह तरीका है कि जितने भी कार्बन हैं उनको डबल करो। जैसे एक कार्बन है तो इसको डबल कर दो, 2 हो जाएंगे। और जितने कार्बन हैं उनको डबल करो और 2 जमा कर दो, जो जवाब आए उतने हाइड्रोजन लगा दो। मतलब ये एक कार्बन है, इसको डबल करो, 2 हो जाएंगे, 2 में 2 जमा करें, 4 हो जाएंगे, तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगा दें, 4 हाइड्रोजन, CH4, मीथेन। सही है बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, अब 2 कार्बन है तो 2 को डबल करो, 4, 4 में 2 जमा करो, 6, इसके साथ आएंगे 6 हाइड्रोजन। 3 कार्बन है, 3 को डबल करो, 6, 6 में 2 जमा करो, 8, बिल्कुल ऐसे ही है। इधर आएंगे 10 और इधर कितने आएंगे? 12 हाइड्रोजन। तो ये तरीका होता है अल्केन, अल्केन को लिखने का। और आपको मजे की बात बताऊं, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो यही होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। सर ये क्या बला है? ये बेसिकली यही चीज है जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगाए हैं मैंने, इसी फार्मूले से मैंने समझ के लगाए हैं। मतलब कैसे? ये जो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट हम पढ़ते हैं, इनको हम नंबर ऑफ कार्बन एटम कहते हैं ना, तो इनको n से जाहिर करते हैं, n से जाहिर करते हैं। जी हाँ, मतलब अगर मैं इथेन का हाइड्रोजन पूरे करना चाहता हूं तो इस फार्मूले से मैं कर सकता हूं। कैसे? एथ का क्या मतलब है? 2, यानी इस n की जगह मैं 2 पुट करूंगा। देखो, इस n की जगह क्या पुट करूंगा? 2, फिर H, फिर ये क्या है? 2, फिर n है, n की जगह फिर क्या पुट करूंगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 और प्लस ये वाला 2, इसे सॉल्व करो, C2, ठीक है सर जी। H है 2 दूनी 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, +2, कितना हो जाएगा? 6। आ गया ना ये? जी हाँ, यानी कि जितने कार्बन हैं उनको डबल करो, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 ऐड कर दो, जो जवाब आए उतने हाइड्रोजन लगा दो। तो ये फार्मूला मैंने आपको समझाया है बेटा जानी। सेम इसी तरह से अल्कीन और अल्काइन की बात करें तो अल्कीन में क्या फार्मूला होता है? अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। मतलब जितने कार्बन हैं बस उनको डबल करके हाइड्रोजन लगा दो। यानी अगर 2 कार्बन हैं तो उसको डबल करो, 4 हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन लगा दें। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास है ईथीन, अगर हमारे पास क्या है? ईथीन, हाँ, तो एथ है, मतलब 2 कार्बन है, तो सर जी लगाओ 2 कार्बन। अब 2 को डबल करो, डबल बॉन्ड वाला है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगा दो। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ ईथीन। सेम ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड वालों का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। मतलब जितने कार्बन हैं उनको डबल करो, डबल करने के बाद 2 माइनस करो, जो जवाब आए उतने हाइड्रोजन लगाओ। जैसे कि ये आपके सामने एक इथाइन लिखा हुआ है। इथाइन कैसे लिखेंगे? देखो, इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर क्या बनेगा? एथ का मतलब है 2, 2 कार्बन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो कार्बन की तादाद को करो डबल, 2 को डबल करो 4, 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 बच जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन। जी हाँ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे।
तो ये मैंने आपको सारी बेसिक चीजें समझा दी हैं। ओके, जरा स्पेशल ग्रुप को शुरू करते हैं। स्पेशल ग्रुप में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला ग्रुप जो हम स्टडी करेंगे उसका नाम है अल्काइल ग्रुप। क्या नाम है? अल्काइल ग्रुप। सही है। और अल्काइल ग्रुप को हम शुरू करते हैं आर से, मतलब जाहिर करते हैं आर से। आर जहां लिखा होगा वहां अल्काइल। अल्काइल ग्रुप से क्या मुराद है मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि ये जो अल्केन होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड वाले, अगर इनमें से हम एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो ये अल्काइल बन जाते हैं। अल्काइल, समझना, अल्क तो अल्क ही रहेगा। ANE को कटाकर इसकी जगह इसको हटाकर YL लगा दें तो दिस इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप को आर से जाहिर करते हैं। मिसाल दीजिए, पहला अल्केन सिंपल कौन सा है? मीथेन है, CH4। ठीक है, नाम लिखो भाई, पहले इसका लिखता हूं, मीथेन लिख लिया। ओके, अब आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, हटा दो, तो एक हाइड्रोजन जब माइनस कर देंगे एक हाइड्रोजन तो CH4 से ये क्या बन जाएगा? CH3। यहां से इधर जो एक हाइड्रोजन लगा हुआ था वो हमने उतार लिया है, इसलिए यहां पर बांड भी बाज दफा शो करवा देते हैं ऐसे कि इधर से एक हाइड्रोजन उतर गया। ठीक है, CH3, CH4 से CH3। मीथेन से नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल। ANE हटाकर YL, मीथेन से मिथाइल। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको देता हूं, दूसरी एग्जांपल इथेन की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये क्या है? ये इथेन है। तुम्हें कैसे पता? मुझे सिखाया है सर ने। 2 कार्बन हैं तो एथ लिख दो, सारे बॉन्ड यानी बॉन्ड सिंगल है तो ANE इथेन हो गया। अब इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालें। सर किधर से निकालें? दोनों कोनों में से, जहां से आपका दिल करे, इधर से निकाल लें, इधर से निकाल लें। मैं इधर से निकालूंगा, 3 में से एक हाइड्रोजन निकाल लूंगा, बाकी 2 बच जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। जहां से हाइड्रोजन निकाला उसका ये बॉन्ड खाली छोड़ दो। ठीक है, तो अब इथेन से ये बना है तो इसका नाम क्या बनेगा? इथाइल प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला C सिंगल बॉन्ड C, इधर भी 3H, इधर 2H आएंगे, इधर 3H आएंगे। ठीक है, ये प्रोपेन है। अब प्रोपेन में से हमने निकालना है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन 2 जगहों से निकाला जा सकता है। देखो भाई, यहां से अगर आप टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करना चाहते हैं, ये आप 10th में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करेंगे, यानी इस कोने वाला हाइड्रोजन रिमूव करें, आपकी मर्जी, इधर वाला हाइड्रोजन रिमूव करें, आपकी मर्जी। मैं राइट साइड वाला रिमूव करवा रहा हूं। अगर आप टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये सही, इसका नाम होगा प्रोपाइल। प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल। सही है, ओके। अब आप क्या करें? आप सेंटर वाला अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें, यानी इस कार्बन से, तो मैं लिख देता हूं कि अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो फिर क्या होगा? रिमूव के लिए माइनस का साइन लगा दो इसके साथ। सही, तो फिर क्या होगा? फिर ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। और जो आपने यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक तो लगा हुआ है, ये नीचे लगा दें आप, यानी इधर हाइड्रोजन था वो हमने उतार लिया। ठीक है, तो अब ये भी क्या है? प्रोपाइल है। तो इनमें कोई फर्क तो होना चाहिए। ऊपर वाले को आप बोलेंगे एन प्रोपाइल, सही, और नीचे वाले को आप बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, ये आइसो क्या है सर? मैंने जब यहाँ पे आपको कुछ प्रीफिक्स के बारे में बताया था तो ज्यादातर जो हम आम नाम रखने में प्रीफिक्स यूज करते हैं, एक एन होता है, एक आइसो होता है, एक नियो होता है। ये मैं आगे चल के आपको थोड़ा इनकी डिटेल भी पढ़ाता हूं कि एन क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है। हम टर्मिनल हाइड्रोजन निकालेंगे तो स्ट्रेट तो हम उसे एन प्रोपाइल बोलेंगे, और अगर सेंट्रल हाइड्रोजन निकालेंगे तो हम उसे आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। ये दोनों में फर्क है। अच्छा, प्रोपेन के बाद जरा हम चलते हैं ब्यूटेन की तरफ। ब्यूटेन, ब्यूटेन, पहले तो ना ब्यूटेन का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखोगे? ब्यूट माने 4 कार्बन लिख दिए। अब हाइड्रोजन कैसे पूरे करोगे? जितने कार्बन हैं उन्हें डबल करके 2 जमा कर दो। 4 को डबल करो 8, 8 में 2 जमा करो 10। ये ब्यूटेन का कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आपको पता है ब्यूटेन जो है वो 2 तरह के स्ट्रक्चरल या कंडेंस फार्मूले बनाता है। कैसे? आपने पढ़ा हुआ है 10th में
ब्यूटेन का एक तो स्ट्रेट चेन बनेगी, सीधी चेन, ये देखें कार्बन 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 कार्बन, एक तो ये, और दूसरा बनेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब आप ऐसा करें, इस आखिरी कार्बन को उतार के इधर लगा दें, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, ये ब्रांच्ड चेन ब्यूटेन है। तो पहले इसके हाइड्रोजन पूरे करें, इधर 3 इधर भी 3, और सेंटर वालों में इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन, सही है। ओके, तो पहले तो आप ना इनके नाम रखें। ये सीधी चेन जो होती है ना, इसको बोला जाता है एन ब्यूटेन, सीधी चेन वाले को, ठीक है। और ये भी ब्यूटेन है, इसको बोला जाता है आइसो ब्यूटेन, ठीक है जी हाँ। स्ट्रेट चेन होगी, सीधी चेन होगी, तो उसके नाम से पहले हम एन लगाएंगे, एन, ठीक है। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। सर ये एन हम कब से शुरू करते हैं? तो ये बेटा जानी एन प्रोपेन से पहले भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन से पहले भी लिख सकते हैं, मगर ज्यादातर जो है वो ब्यूटेन के नाम से, यानी 4 कार्बन वाली चेन से शुरू होता है, एन लगाना एज अ प्रीफिक्स के तौर पर नाम से पहले। तो प्रोपेन में भी लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है, मगर ज्यादातर आप ब्यूटेन से पहले ही एन ब्यूटेन लिखते हैं। ये तो एन ब्यूटेन हो गया। अब इसको जरा देखना, ये ना एक चेन है, स्ट्रेट चेन सीधी। अब इस सीधी चेन के साथ नीचे जो है ये एक ब्रांच लगी हुई है, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा ग्रुप है ब्रांच? दिस इज कॉल्ड मिथाइल CH3। ये देखें CH3, ये मिथाइल है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर किसी भी चेन के ऊपर, सीधी चेन के ऊपर कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसके नाम से पहले हम आइसो लिखते हैं। देखो भाई, ये चेन है सीधी, इसमें 3 कार्बन है, नंबरिंग करो 1 2 3, सही। तो दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। तो दूसरे कार्बन पे अगर मिथाइल लगा हुआ हो तो उसके नाम से पहले लिखते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर समझ रहे हैं। आइसो उस वक्त यूज करेंगे जब 1 मिथाइल ग्रुप होगा, एक मिथाइल ऑन सेकेंड कार्बन, दूसरे कार्बन के ऊपर, चेन के दूसरे कार्बन पर जब एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसके नाम के पहले हम आइसो एज अ प्रीफिक्स के तौर पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जरा चलते हैं, इस एन ब्यूटेन के भी हम अल्काइल ग्रुप बनाते हैं और आइसोब्यूटेन के भी अल्काइल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। पहले ना हम एन ब्यूटेन के अल्काइल ग्रुप बनाएंगे 2, सही। यानी अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा? और फिर हम सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा? बेटा आओ समझाता हूं। आप पहले ना टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करें, इधर से ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, इधर से, ठीक है। तो कैसे रिमूव करोगे? देखो, जब आप इधर से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन गया है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम सेम यही होगा। ये N ब्यूटेन है तो ये भी क्या होगा? N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। बिल्कुल जैसे यहां पर ये प्रोपेन था या N प्रोपेन था तो N प्रोपाइल, यानी सीधी चेन वाला ये बना है, तो इसीलिए इसके नाम से पहले एज अ प्रीफिक्स एन लगाया है। अब देखें, अगर आप सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, सर सेंट्रल तो 2 जगहों पे है, ये वाला भी सेंट्रल है, ये वाला भी सेंट्रल है जी। इस कार्बन से रिमूव करें, इस कार्बन से, आपकी मर्जी है। मैं कहता हूं आप इस कार्बन से रिमूव कर लें, तो इसको रिमूव करो तो ये क्या बनेगा? CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 है, हाँ, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया। ओके, आगे चलो, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास है आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन में से भी हम 2 जगहों से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। एक, हम अगर टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, क्या बनेगा? और फिर हम सेंट्रल हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा? देखें, टर्मिनल हाइड्रोजन, सर टर्मिनल तो 3 है इधर,
इधर से निकालो, इधर से निकालो, इधर से निकालो, जहां से दिल करे निकाल लो, टर्मिनल बनेगा। हम ना इधर से निकाल लेते हैं, इधर से, ठीक है। तो जैसे ही इधर से निकालेंगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर आगे चलें, इधर लगाएंगे CH3, सही हो गया जी। अब सर अगर टर्मिनल निकालोगे तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। जी हाँ सर, वो कैसे, मैं बताता हूं। आइसोब्यूटाइल समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल आप नाम लिखने दें मुझे। आगे अगर सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, मतलब ये वाला हाइड्रोजन एक ही है जो सेंट्रल बन रहा है, ये अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाला और सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे भी CH3, तो इसका नाम बनता है टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल, जी हाँ, टर्शरी ब्यूटाइल। तो सर जी अब ये आपने कैसे किया? देखें, आपको ये तैयार करने हैं, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यानी अगर सिंपल प्रोपेन है, प्रोपेन होता ही सीधी चेन वाला है, ब्रांच चेन वाला नहीं होता, इसलिए हम सिंपल इसे प्रोपेन लिखते हैं। अगर प्रोपेन के टर्मिनल को निकालेंगे तो एन प्रोपाइल, सेंट्रल में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो आइसोप्रोपाइल, ये याद रख लिया। बात करते हैं ब्यूटेन की। बजाते खुद ब्यूटेन के दो आइसोमर हैं, यानी ब्यूटेन सीधी चेन वाला भी होता है, ब्रांच चेन वाला भी होता है। तो जो सीधी चेन वाला ब्यूटेन है हम उसे एन ब्यूटेन कहते हैं, और जो ब्रांच चेन वाला ब्यूटेन है उसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब सुनना, अगर सीधी चेन वाले यानी एन ब्यूटेन का टर्मिनल निकालोगे तो सेम इसी जैसा नाम बनेगा, यानी ये एन ब्यूटेन है तो ये एन ब्यूटाइल, ठीक हो गया, ओके। सेम इसी तरह से अगर आइसोब्यूटेन का टर्मिनल निकालोगे तो सेम यही नाम, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, सही। अब हम सेंट्रल हाइड्रोजन की बात करते हैं। अगर ब्यूटेन का सेंट्रल हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। सर आइसो नहीं कहेंगे? नहीं, क्योंकि आइसो तो इसके वाले को कह रहे हैं ना, इसको फिर कैसे आइसो कहें, तो इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। और सेम इसी तरह से अगर आइसोब्यूटेन का सेंट्रल वाला निकलता है, सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो टर्शरी ब्यूटाइल। इज दैट क्लियर? जी हाँ सर, हमें समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी है। ये इनको याद करो, करने हैं आपने याद, तैयारी करनी है आपने कि ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, इसका एक और नाम भी है। वो और नाम कौन सा है? वो उसे बोलते हैं आयोपैक नेम, मैं आगे चल के बताऊंगा। वो इस तरह से होता है कि जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला है ना, जहां से, यहां से, वहां से आप चेन सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग करें इधर ही से, 1 2 3, सही हो गया? यस सर। अब देखें, इसका नाम रख रहा हूं, एक कार्बन के साथ ये जो लगा हुआ है इसे क्या कह रहे हैं? इसे मिथाइल कह रहे हैं। आप इसका नाम पता कैसे लिखेंगे? दूसरा आप इसे लिखेंगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल लिख लिया। 1 मिथाइल, 1 यानी कार्बन 1 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। और ये क्या चीज बन गई? ये 3 कार्बन वाला है, 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपाइल, प्रोपाइल, सही है। हाँ, इसका एक और नाम ये भी है, अगर ये आपको समझ ना आए तो आगे हमने नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है, ठीक है। 1 पर ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है। प्रोपाइल क्यों सर? ये तो ब्यूटाइल है बेटा, एक कार्बन को अलग कर दिया ना 1 मिथाइल बनाकर, तो बाकी ये 3 बचे, तो इसलिए 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये प्रोपाइल है, ये 1 मिथाइल है, ओके। सेम इसी तरह से अगर इसका नाम रखें तो कैसे रखेंगे? देखो, ये चेन हो गई, सही, ये चेन हो गई। अब कहां से नंबरिंग करोगे आप? जहां से हाइड्रोजन निकाला है, इधर से 1 2 3, ओके। अब देखो 2 कार्बन पे कौन है? मिथाइल है, तो आप इसका क्या नाम रखोगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये जो चेन सिलेक्ट की है इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल, समझ गए? जी हाँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये तरीका। खैर आगे चलते हैं, इसका नाम रखो सर जी। इसका नाम जहां से आपने कार्बन निकाला है, और सॉरी हाइड्रोजन निकाला है, उधर ही से आप चेन सिलेक्ट करें, ये चेन बनेगी, ठीक है, ये चेन। और इसकी नंबरिंग भी इधर से होगी 1 फिर ये 2। तो सर ये राइट और लेफ्ट में क्या है? ये मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन 1 पे एक मिथाइल राइट साइड पे लगा हुआ है, एक मिथाइल लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? जी हाँ। तो एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, इसका नाम पता कैसे रखेंगे? 1,1, ठीक है, एक और एक, 2 मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और अब आप इस चेन का नाम लिख दें, एक और एक, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली को क्या बोल रहे हैं? इथाइल,
इथाइल और ई छोटा, ख्याल कीजिए इथाइल। तो ये इसका आयोपिक नेम है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे आगे चल के, तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, देखो 1 पर एक मिथाइल ये है, 1 पर एक मिथाइल ये है, तो डाई मिथाइल, और इस चेन का नाम क्या है, इथाइल। हाइड्रोजन तो इसमें से निकला हुआ है ना, अगर हाइड्रोजन ना निकला हुआ होता तो इसे इथेन कहते, नहीं इसे इथाइल कहा है, सही, ये हो गया। अच्छा सर जी, इसका भी नाम हम रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां से चेन शुरू करो, ये कर ली। अब नंबरिंग करो इधर ही से, 1 2, 2 कार्बन की चेन बन गई। कार्बन 1 के साथ ये मिथाइल ग्रुप लग गया, तो इसका नाम बनेगा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। अच्छा, 1 और मिथाइल के दरमियान आपने ना एक लाइन लगानी होती है, इसको बोलते हैं हाइफन, हाइफन, ठीक है। 1 मिथाइल, और ये कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, 1 और 2, 2 कार्बन की, तो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, हाँ सही हो गया, सही। तो इस तरीके से ये नाम रखे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना एक दो बातें और बताना चाहता हूं। आपको पता है ये जो पेंटेन होता है, पेंटेन, हाँ, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H12, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पेंटेन के कितने फार्मूले बनते हैं स्ट्रक्चरल, 3 बनते हैं, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन की सीधी चेन। अब 5 कार्बन वाली चेन बनाए मगर सीधी नहीं, स्ट्रेट नहीं, ब्रांच, ये देखो एक ब्रांच। सेम इसी तरह से 5 कार्बन वाली चेन बनाए डबल ब्रांच, ठीक है। ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं इस चीज को कि एन कहां लगाना है, आइसो कहां लगाना है, नियो कहां लगाना है, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। आप इसके हाइड्रोजन पूरे करें, इसके साथ 3 आएंगे, इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ भी 2 आएंगे, इसके साथ 3 आएंगे, इधर 3, हर कोने पे लगने वाले कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन आते हैं, इधर 1 इधर 2, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, सही है। सर इधर इधर कितने लगाओगे, नहीं इधर नहीं लगाना आपने क्योंकि 4 बांड पूरे हैं। अब आप इनके नाम रखें, तीनों के नाम रखते हैं। देखो भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसके कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा पेंट, सारे बांड सिंगल, एन। नीचे वाले को देखो, 1 2 3 4 5, इसका नाम भी क्या होगा, पेंट, सारे बांड सिंगल, एन। इसका नाम भी क्या है, पेंटेन, 1 2 3 4 5, पेंट एन। अब मसला ये है कि ये तीनों पेंटेन हैं, फर्क कैसे पता चलेगा नाम का, ये कौन सा पेंटेन है, कौन सा मैं बताता हूं। जो स्ट्रेट चेन होगी सीधी, उसके नाम से पहले जो प्रीफिक्स लगाओगे वो एन लगाओ, एन हाइफन पेंटेन, एन पेंटेन, सीधी चेन। और जिसमें एक ब्रांच आ रही है उसके नाम से पहले आइसो लगा दो। मतलब ये सीधी चेन है, इस चेन से नीचे ये वाला मिथाइल ग्रुप CH3 ये ब्रांच के तौर पर आ रहा है, तो इसके नाम से पहले आप लिखो आइसो, आइसो पेंटेन। सर आपने ऊपर एन के साथ हाइफन लगाया फिर पेंटेन लिखा, सिर्फ एन से पहले हाइफन लगाना है इधर। आइसो और आगे जो भी पढ़ेंगे उसके साथ आपने हाइफन नहीं। ओके, तो इसमें आप वो डेफिनेशन भी देखें कि अगर स्ट्रेट चेन, सीधी चेन के साथ एक मिथाइल ग्रुप आ रहा हो, एक मिथाइल ग्रुप आ रहा हो, तो उसके नाम से पहले आइसोपेंटेन लिखते हैं। मैंने ऊपर बताया भी था कि आइसो का मतलब होता है एक मिथाइल ऑन सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मगर एक मिथाइल ग्रुप होगा तो हम उसके नाम से पहले आइसो एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसको देखो, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसके एक ऊपर ब्रांच है, एक नीचे ब्रांच है, तो 2 ब्रांचेस हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इसलिए इसके नाम से पहले आप लिखोगे नियो, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन है। अगर आप नियो की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर सेकंड कार्बन के ऊपर, यानी 1 2 3, ये दूसरा कार्बन है, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों तो उसके नाम से पहले हम क्या लिखते हैं, नियो। तो मैं लिख देता हूं, नियो इज इक्वल टू 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन या किसी भी कार्बन पर सेकंड कार्बन। एक बात आपने ध्यान रखना है कि एन के बाद तो हाइफन लगाया है, आइसो और नियो के बाद आपने हाइफन नहीं लगाना, सिर्फ एन के बाद हाइफन लगाना होता है, ठीक है। तो इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने 2-3 बातें आपको और भी समझानी है। बेटा आसान हो जाएगा ये चैप्टर अगर आप मेरा ये टॉपिक स्टडी करेंगे तो। स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया, ले लिया, ओए ले लो। अब देखते हैं कि क्या स्टडी करना है। एक बात आपको बताता चलूं, ये जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल,
टर्शरी ब्यूटाइल, इन सब के लिए आप एक जनरल जो है आर लिखा करते हैं, यानी जहां आर आ जाए वहां कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो इधर से आपने जो याद रखने हैं वो मिथाइल याद रखना है, इथाइल याद रखना है, और फिर प्रोपेन के जो दो हैं एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये याद रखने हैं, और ब्यूटेन के जो आपने 4 पढ़े हैं एन ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर आइसोब्यूटाइल, फिर टर्शरी ब्यूटाइल, बस ये याद रखने हैं। यहां पर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो तो एन, आइसो और नियो की बात समझाई है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको पढ़ाना है एक और स्पेशल ग्रुप है मेरे जहन में। अगर मैं इसकी बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको पता है इसका नाम क्या है? नहीं सर हमें नहीं आता। बेटा मैं आपको सिखा चुका हूं। सबसे पहले कार्बन की तादाद काउंट करो, 2 कार्बन है तो इसके साथ लिखो एथ, बॉन्ड डबल आ गया तो ईन, दिस इज ईथीन। अगर हम ईथीन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं ना, यहां से या यहां से, तो पता है क्या बनेगा? ये देखो, फर्स्ट करो, मैं इधर से एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां से हाइड्रोजन जो था वो उतार लिया गया, हटा लिया गया, तो इसका नाम पता है क्या होता है? विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, विनाइल ग्रुप। समझ आ गई? जी हाँ। एक तो हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की किस्में। हाँ, कार्बन की टाइप्स होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कार्बन की ना 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन, डेल्टा कार्बन। ये देखो क्या होती है। मैं आपको समझाने के लिए ना एक एग्जांपल लिखता हूं। ये जो आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ये जो OH है ना, इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान हो जाए। मतलब जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH आ जाता है तो हम उसे अल्कोहल कहते हैं, यानी अल्कोहल फैमिली से इसका ताल्लुक है। इसी तरह आपने पढ़ा था कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH आ जाए तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH आ जाएगा हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा करेंगे। इसी तरह अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उन्हें अल्कीन कहते हैं। और इसी तरह कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है हम उनको अल्काइन का नाम देते हैं। ठीक हो गया? तो प्यारे बेटे ये फंक्शनल ग्रुप है, सही है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है ना, बिल्कुल साथ वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, वो ये है। इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, ओके ओके, आगे चलना। अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। सर जी इस अल्फा कार्बन के साथ ये वाला जो कार्बन है इसे तो बीटा कह रहे हैं, नीचे वाले को क्या कहेंगे? इसको भी बीटा कार्बन कहेंगे। यानी अल्फा कार्बन के साथ मैक्सिमम 3 कार्बन ही जुड़ सकते हैं ना, यानी अल्फा कार्बन के साथ जितने भी कार्बन जुड़े होंगे वो बीटा कार्बन कहलाएंगे। ओके, तो बीटा के साथ जो जुड़ा हुआ होगा, बीटा के साथ, उसे हम गैमा कार्बन कहेंगे। दिस इज द गैमा कार्बन। और गैमा के साथ जुड़े हुए को हम डेल्टा कार्बन कहेंगे। तो इस गैमा के साथ एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको डेल्टा कार्बन कहेंगे। डेल्टा का साइन ये है पार्शल वाला। और इस कार्बन गैमा के साथ ये भी कार्बन है तो इसको भी डेल्टा कार्बन, और इस कार्बन के साथ ये भी कार्बन है तो इसको भी डेल्टा कार्बन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। एक बात रास की और बता दूं, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा उसे हम अल्फा हाइड्रोजन ही कहेंगे। यानी इस अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है हम इसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन है तो इसके साथ लगे हुए हैं 3 बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के साथ ना CH3 के साथ ये डेल्टा कार्बन है तो इसके साथ जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन को हम डेल्टा हाइड्रोजन ही कहेंगे। एक तो ये हो गई अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। दूसरा क्या होती है कार्बन? कार्बन होती है प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, और उसके बाद हम आगे देखेंगे सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, और फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, सही है। और फिर हम आगे चल के देखेंगे क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ये क्या बला है? अब समझो, ये आपको समझना होगा अगर एंट्री टेस्ट सीखना है तो। प्राइमरी कार्बन देखो, देखें मैं लिखता हूं फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर
फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी कार्बन से ना जुड़ा हो, उसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अब समझाओ भाई, हमारे पास एग्जाम्पल है, OH के साथ ना हम CH3 लगा देते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, OH के साथ ना हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 लगा देते हैं। अब समझिएगा, ये है फंक्शनल ग्रुप। O क्या है, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये भी क्या है, इधर भी क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप। अब समझना, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन ये है जिसे हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। अगर ये वाला कार्बन आगे आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जैसे ये वाला अल्फा कार्बन आगे एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस एक कार्बन से, तो फिर इस कार्बन को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी को जाहिर करते हैं इस वाले साइन से, 1 लिख के उसके ऊपर डिग्री लिखते हैं, या ये वाला 1 लिख के उसके ऊपर डिग्री लिखते हैं, तो ये प्राइमरी कार्बन है। तो ये प्राइमरी कार्बन होने की वजह से ये वाला अल्कोहल बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। सेम ऐसे ही ये देखो। अच्छा, अब आगे क्या मैंने लिखा कि कार्बन से जुड़ा हो या किसी कार्बन से ना जुड़ा हो, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, आगे ये किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये कार्बन भी, अकेला कार्बन भी क्या कहलाता है, प्राइमरी कार्बन। सही हो गया जी हाँ। तो प्राइमरी की दो डेफिनेशनें बनती हैं कि एस अल्फा के फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन आगे तो प्राइमरी की दो डेफिनेशन बनती हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अगर आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली तो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन आगे किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो तो उसको भी प्राइमरी कार्बन ही कहते हैं। तो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, जिसकी निस्बत से ये वाला अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है और ये वाला अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब जरा बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की। तो मैं बताता हूं, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन आगे डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो फिर हम उसे सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। मिसाल लेते हैं, मिसाल ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ लगा हुआ है OH जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और एक H है और एक CH3 इधर लगा हुआ है, एक CH3 इधर लगा हुआ है। तो देखो प्यारे बेटे, ये फंक्शनल ग्रुप है, सही हो गया। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन ये है अल्फा, और अल्फा आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये वाला कार्बन कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। इस तरह जाहिर करते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दो लिख के उसके ऊपर डिग्री, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसी तरह टर्शरी की बात करें तो 3 आ जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, ठीक है, डायरेक्टली आगे डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे कहेंगे टर्शरी कार्बन। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये कार्बन है, ठीक है, ये इसके साथ OH है और ये कार्बन आगे डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन भी बाद में हम पूरे कर सकते हैं। तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन तो कहते हैं। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा टर्शरी कार्बन। सही है, टर्शरी कार्बन, इसको यूं भी लिखते हैं, ठीक। तो सर क्वाटरनरी कार्बन की मिसाल, यानी एक कार्बन अगर इर्द गिर्द 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, कोई भी कार्बन, इसमें अब फंक्शनल ग्रुप वाली बात नहीं आ रही, कोई भी कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हम उसको क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। इस पूरी एग्जांपल में मैं आपको सारे कार्बन की पहचान करवाता हूं। देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ठीक है, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन। क्यों? क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये वाला अल्फा कार्बन अब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन। ये इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। ओके, इस कार्बन को देखो, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर। यहां आप फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं हो रही, हम जनरल बात कर रहे हैं। ये एक इधर एक इधर, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन को देखो, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री, ठीक है। हाँ, प्राइमरी कार्बन की बात करें तो इस कार्बन को देखें, ये वाला जो कार्बन है डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कार्बन, ये हमें काम आएंगी आगे, ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर की जो आखिरी बात है वो क्या है, वो है सम
स्पीशीज कुछ चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। वो सम स्पीशीज में दो तरह की स्पीशीज हमने आपको पढ़ानी है, दो तरह की। एक है जनाब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और दूसरा होता है मेरे बेटे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या भला है? पहले तो आप ये देखें इलेक्ट्रो का क्या मतलब है। इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, और फाइल कहते हैं मोहब्बत। आहा, यानी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करती है। तो मैं क्या लिखूंगा इसकी शॉर्ट डेफिनेशन कि द स्पीशीज विच लव्स विद इलेक्ट्रॉन, ये यूं लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखें, दे सर्च फॉर इलेक्ट्रॉन, दे सर्च फॉर इलेक्ट्रॉन्स। देखो ना, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेंगी। दे सर्च फॉर इलेक्ट्रॉन, जिससे मोहब्बत होती है ना, उसी की तलाश में रहता है इंसान, ठीक है। जब वो मिल जाए तो फिर उसकी कदर खत्म है, ये नेचर है, ठीक। सर्च फॉर इलेक्ट्रॉन, तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन इनके पास कम होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन की तलाश करती हैं, इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करती हैं। और एक बात आगे देखें, दे आर आल्सो कॉल्ड लिविस एसिड, इन्हें हम लिविस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि लिविस एसिड के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हम पढ़ के आए हैं। या हम इन्हें एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज मैं जरा उड़ा रहा हूँ, आप पहले ही स्क्रीनशॉट बना चुके हैं, तो मुझसे नाराज ना होइएगा, मैं ये वाली उड़ा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। और बेतरतीबी से मैंने पढ़ाया है आज का लेक्चर। ओके, तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो क्या होते हैं। ऐसे ही मैं इनकी 5 डेफिनेशन करूंगा। न्यूक्लियो किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और फाइल का क्या मतलब है? मोहब्बत। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, NU मैं न्यूक्लियस के लिए शॉर्टकट लिखता हूं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और दे सर्च फॉर न्यूक्लियस, सर्च फॉर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तलाश में रहते हैं। न्यूक्लियस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज की तलाश में ये रहते हैं। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जी हाँ होता है। और दूसरी बात, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, इसलिए तो ये पॉजिटिव की तलाश में रहती है, न्यूक्लियस की तलाश में। और हम इन्हें लिविस बेस भी कहा करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन देने की अहलियत रखते हैं, इसलिए हम इनको डोनर भी कहते हैं, डोनर, डोनर, ठीक है। ओके, तो सर ये इसके बारे में थोड़ी एग्जांपल देंगे? जी बताता हूं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है ना मेरे बेटे, ये 2 किस्म के होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिनके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो नामुकम्मल होगा, नामुकम्मल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। मिसाल के तौर पर BF3, ठीक है, AlCl3। देखो BF3 समझाता हूं, पहले भी पढ़ाया है, B के साथ 3 F लगे हुए हैं, सही है जी सर, लगे हुए हैं, ओके। तो आप जरा देखो, बोरान ने 3 बांड बनाए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, तो ये कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, तो ऑक्टेट तो बोरान का पूरा नहीं है, इसलिए BF3 पूरा एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो इसलिए हम BF3 को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और सेम इसी तरह AlCl3 को भी इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि इसमें भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज वालों की बात करें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। Cl है क्लोरीन, अगर इसके इलेक्ट्रॉन निकाल ले एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इसी तरह NO2 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो NO2 ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफाइल की, पॉजिटिव चार्ज वाले। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। R है, अल्काइल ग्रुप है, उसमें से एक हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो भी क्या बन जाता है, अल्काइल ओहो, वो भी बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल। यानी जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, सिवाय रिएक्टिव मेटल्स के जैसे सोडियम और पोटेशियम है, उनके अलावा बाकी जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल की भी दो टाइप्स होती हैं, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सही, एक जो है नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बेटा जानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या है? ऐसे न्यूक्लियोफाइल होंगे जिनके सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर होगा, ये इसकी पहचान है। मिसाल के तौर पर पानी है H2O, इसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इस पर दो लोन पेयर हैं तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह जो है ना NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल है, चार्ज कोई नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। और भी बहुत सारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले तो सारे ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब Cl-1 ये न्यूक्लियोफाइल है, Cn-1 साइनाइडाइन ये भी न्यूक्लियोफाइल है, OH-1 हाइड्रोक्साइडाइन ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये चीज आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ी थी जब आपने लिविस मॉडल पढ़ा था। जी हाँ, तो ये हमारा आज का लेसन रहा जिसमें हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं। कल हम ना हाइड्रोकार्बन का चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है हाइड्रोकार्बन की। थैंक यू वेरी मच।